गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ई ऑक्शंस बाय एफसीआई। तो आपको याद होगा कि अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कशन किए था कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ई ऑक्शंस ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर जो है वो करने का फैसला किया है। और जो है स्टेट्स को वो अब जो है राइस और वीट जो है वो नहीं दिया जाएगा, उसकी बजाय ई ऑक्शंस जो है उसमें प्राइवेट पार्टीज़ जो हैं, खासकर लोकल प्राइवेट पार्टीज़, उनको जो है वो राइस एंड वीट मिलेगा। तो अभी जो है जब ई ऑक्शन किया गया तो इन कंडीशंस की वजह से जो है एफसीआई को जो है वो बिड्स नहीं मिले। सिर्फ 170 मैट्रिक टन्स के जो है बिड्स उनको रिसीव हुए, जबकि 3.86 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ राइस जो है वो ऑफ़र किया गया था। तो अब हम देखते हैं पहले तो एफसीआई क्या है। एफसीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1965 में फूड कॉरपोरेशन एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर काम करती है, याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर नहीं आती है। ठीक है। अब ये ई ऑक्शंस क्या है? ई ऑक्शंस जो हैं ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंडर जो है वो किए जा रहे हैं एफसीआई द्वारा, ताकि जो है फूड ग्रेन की सप्लाई जो है वो मार्केट में पहुंचाई जा सके और उससे ओपन मार्केट के जो प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल किया जा सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, खासकर उन रीजन में जहाँ पर डेफिशिट होता है फूड ग्रेन्स का। 2023 जून में जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि एफसीआई जो है ई ऑक्शंस करेंगी वीट और राइस की, और इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। स्टेट्स इससे पहले पार्टिसिपेट कर पाती थी फूड ग्रेन्स खरीदने के लिए, अपनी अपनी जो है गवर्नमेंट स्कीम चलाने के लिए, लेकिन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको ऑलरेडी ही जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो है 80 करोड़ बेनिफिशरीज़ को जो है हम फूड सप्लाई दे रहे हैं, तो आपको ऑफ कोर्स सेपरेटली स्टेट गवर्नमेंट को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब वीट स्टॉक मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया, ताकि जो है कहीं होर्डिंग ऑफ वीट ना हो सके, और जो है सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो अपनी जो है वीट जो परचेज़ करेंगे वो भी वो स्टेट गवर्नमेंट्स को बेच नहीं सकते। ठीक है। और इसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी भी लगा दी गई कि ई ऑक्शन में जो है एक बिडर जो है वो 100 मैट्रिक टन से ज़्यादा जो है वो परचेज़ नहीं कर सकता। मिनिमम क्वांटिटी भी लगा दी गई 10 मैट्रिक टन्स की। बिडिंग जो है वो सिर्फ लोकल बायर्स के लिए जो है वो ओपन की गई। ऐसा नहीं कि बाहर से आकर लोग दूसरे जो है डिस्ट्रिक्ट्स के लोग या दूसरे स्टेट के लोग जो है वो आकर उस पर्टिकुलर एफसीआई के जो है वेयर हाउसिंग में बिडिंग कर सकें। ठीक है। तो अब कर्नाटका की जो है गवर्नमेंट ऑफ कोर्स वो इससे नाराज़ थी, तो हम उनकी स्कीम देख लेते हैं, अन्न भाग्य स्कीम, जो जिसके थ्रू वो जिसमें वो एफसीआई के थ्रू जो है प्रोक्योरमेंट करना चाहते थे राइस की, लेकिन उसको अलाउ नहीं किया गया कर्नाटका गवर्नमेंट को। तो जून 2023 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि 2.28 लाख मैट्रिक टन्स जो है वो परचेज़ करेंगे एफसीआई से, ताकि वो 10 केजी फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ जो है वो ऑल बीपीएल फैमिलीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकें। और एफसीआई ने इनिशियली एग्री किया था कि 2.22 लाख मैट्रिक टन्स वो देंगे, लेकिन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने डिसीजन लिया कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं दिया जाएगा, और एफसीआई ने जो फिर ऑर्डर था जो कर्नाटका का वो कैंसिल कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक पार्लियामेंट्री कमेटी जिन्होंने अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, उन्होंने जो है अमेंडमेंट बिल को फुली इंडोर्स किया है। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो है, अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो है वो फ्रेम किया गया था टिम्बर और अदर फॉरेस्ट रिसोर्सेज को जो है मैनेज करने के लिए। और इसमें कहा गया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स किसी भी एरिया को फॉरेस्ट लैंड जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं, और उसको रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 भी जो है वो पास किया गया ताकि लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके। स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट 2019 में जो है कहा कि जो है फॉरेस्ट लैंड के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, कई रीजंस की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, डिमांड की वजह से, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डिमांड की वजह से, इसीलिए अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, एक्ट में। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो है वो गवर्नमेंट ने बनाया, और इसमें जो है क्राइटेरिया दिया गया कि कौन सा जो है फॉरेस्ट लैंड उसको इंक्लूड या एक्सक्लूड किया जाएगा एक्ट के परव्यू से। अब अगर हम फीचर्स देखें फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के, तो इस बिल में दो तरह के लैंड्स को मेंशन किया गया है जो कि एक्ट के परव्यू में रखे जाएंगे। पहला तो वो लैंड जो डिक्लेयर कर दिया गया है या नोटिफाई कर दिया गया है एज अ फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, या फिर दूसरे वो फॉरेस्ट
या दूसरा वो लैंड जिसको नोटिफाई तो नहीं किया गया है फर्स्ट कैटेगरी में, लेकिन उसको 25 अक्टूबर 1980 के बाद एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड में एज अ फॉरेस्ट नोटिफाई किया गया है। अब कुछ लैंड को एग्जेम्प्ट भी रखा गया है, जैसे कि अगर कोई फॉरेस्ट लैंड जो है रेलवे लाइन के पास है या फिर पब्लिक रोड बनाई गई है जिस पे गवर्नमेंट द्वारा, उसको जो है वो एग्जेम्पशन दिया गया है। एक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनको प्रायर अप्रूवल लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो है अब अभी जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसी भी फॉरेस्ट लैंड को अगर वो डाइवर्ट कर रहे हैं किसी ऐसी एंटिटी को जो कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन इस बिल में अब ये कंडीशन लाई जा रही है कि चाहे वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी को भी अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो भी परमिशन लेने की ज़रूरत होगी, मतलब स्ट्रिंजेंट किया जा रहा है एक्ट के प्रोविज़न को। अब कुछ एक्टिविटीज़ को परमिट किया जा रहा है, जैसे कि एक्ट जो है वो कहता है कि डी रिज़र्व किया जा सकता है फॉरेस्ट को या फिर फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए कुछ केसेस में, ठीक है। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अप्रूवल के बाद जो है वो जो है वो अपलिफ्ट की जा सकती हैं, लिफ्ट की जा सकती हैं। जैसे कि अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, कल्टीवेट की जा रही हैं किसी लैंड पर, तो ऑफ कोर्स नॉन फॉरेस्ट के लैंड को जो है वो डाइवर्ट किया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजन जैसे कि ज़ू या सफारी बनाई जा रही है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की अथॉरिटी द्वारा, तो भी फॉरेस्ट एरिया को या फिर प्रोटेक्टेड एरियाज़ को जो है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ को तो नहीं, फॉरेस्ट एरियाज़ को जो है वो एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। इको टूरिज्म फैसिलिटीज़, सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस, इन सब के लिए भी जो है वो परमिशन दी जा सकती है फॉरेस्ट लैंड में, ठीक है। अब पॉजिटिव टेक अवेज अगर हम देखें तो पहली बात तो इस बार इस अमेंडमेंट में बताया जा रहा है कि एक्ट कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, इस अमेंडमेंट्स के थ्रू जो है वो कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस जो नॉन फॉरेस्ट लैंड पर होती हैं उसको जो है वो एनकरेज किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि सिल्वी कल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ट्री कवर को बढ़ाने के लिए कोई कार्बन सिंक बनाने का जो है वो प्रोविज़न हो गया। तो इसके लिए जो है वो अमेंडमेंट्स में जो है प्रोविजंस डाले गए हैं। 1980 की जो एक्ट के रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि नेशनल सिक्योरिटी या लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ज़रूरी है उसको भी जो है रिमूव किया जा रहा है, ताकि जो है लोग जो पेरिफेरी ऑफ फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनको जो है वो फैसिलिटेट किया जा सके, ठीक है। सो अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म यही है कि 1996 की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है गोदावरम वर्मन केस में, जिसमें कि कहा था कि कोर्ट ने कहा था कि वाइड ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट की जो है प्रोटेक्शन और ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो बल्कि जो है वो ऐसी सिचुएशन में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं जिसमें प्रोटेक्शन ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। बिल जो है वो कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स द्वारा भी अपोज किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हमारे जो है फॉरेस्ट लैंड को यूनिलैटरली ले लोगे और उस पर डिफेंस पर्पसेस के थ्रू के लिए उसको आप यूज़ करोगे। इसीलिए कहा जा रहा है बैलेंस करो फॉरेस्ट कंजर्वेशन को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो 1980 का एक्ट जो है वो डिफॉरेस्टेशन को कर्ब करने के लिए लाया गया था, इसीलिए ऑफ कोर्स डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो है वो नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए जो है वो नहीं होनी चाहिए बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के। दूसरा, एक्टिविटीज़ जो कि फॉरेस्ट में अलाउड होती हैं खासकर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए, उसको आपको बढ़ावा देना ज़रूरी है, ठीक है। फिर सिल्वी कल्चर ऑपरेशंस, सफारीज़, इको टूरिज़्म फैसिलिटीज़, ये सब जो ऐड किया गया है एक्सेप्शन देने के लिए फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करने के लिए, जो है ये ठीक तो है क्योंकि इससे आप जो है एक तरह से हॉर्टिकल्चर आप उसको प्रमोशन कर रहे हो, लेकिन ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है अप्रूवल की ज़रूरत इसमें होनी चाहिए। फिर बिल में ये भी कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टर्म्स और कंडीशन स्पेसिफाई करेगी कि कौन से सर्वे जो है वो किए जाने चाहिए और जो है वो उनके ही अप्रूवल के बाद वो सर्वे किए जाएंगे, जिसके बाद ही जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी भी फॉरेस्ट लैंड को जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, ठीक है। तो हम ऐसे ही सिर्फ अगर हमें माइनिंग या मिनरल्स की माइनिंग करनी है तो सिर्फ उन्हीं मिनरल की माइनिंग के लिए जो है वो फॉरेस्ट लैंड को हम डाइवर्ट करें जो कि नेशनल प्रायोरिटी पे हैं, ठीक है। जैसे एनर्जी सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी जिससे बढ़ाना चाहते हैं हम, जैसे अगर लिथियम का केस था, ठीक है, लिथियम की माइनिंग की ज़रूरत पड़ रही है, उस केस में जो है ऑफ कोर्स अलाउ कर देना चाहिए फॉरेस्ट लैंड को जो है वो नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट करना, क्योंकि वो इस टाइम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। फिर
इकोनॉमिक बेनिफिट्स को कंजर्वेशन के साथ हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा, और हर केस बाय जो है हर केस को, हर अप्रूवल को जो है केस बाय केस लेवल पर देखना पड़ेगा। उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको अप्रूवल देगी कि फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए डाइवर्ट किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स। गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी जो है उन्होंने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लेवल पर भी निकाल दिया है। तो स्कूल एजुकेशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेजर करने के लिए जो है परफॉर्मेंस 83 इंडिकेटर्स जो है वो यूज़ किए गए हैं। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू डेटा लिया गया है डिस्ट्रिक्ट्स द्वारा, और जो इस इंडेक्स में जो हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड है वो दक्ष है, और जो लोएस्ट अचीवेबल ग्रेड है वो है आकांक्षी 3। ठीक है, जिस जो आपका दक्ष होता है वो 90% से ज़्यादा पॉइंट्स मतलब आए हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के। आकांक्षी 3 में मतलब लगभग 10% तक ही पॉइंट्स आए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने चलाया है, उन्होंने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ग्रोयो के साथ जो है वो जो है एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें कि एग्रीगेटर्स जो है वो ODOP आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स जो है वो अब इस प्लेटफॉर्म पर बेच सकेंगे। तो ODOP प्रोग्राम है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने 2018 में शुरू किया था, ताकि हर इंडियन डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट हब में जो है हम कन्वर्ट कर सके। समझ लो किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ है जो बहुत वहाँ की फेमस है, तो उसको हम एक्सपोर्ट के लिए जो है उतना केपेबल बनाएं, तो उसके लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। तो अभी तक हम लगभग 1100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स 761 डिस्ट्रिक्ट्स में आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव के अंदर ही ये प्रोग्राम चल रहा है। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है? स्टेट्स और यूटीज़ खुद ही सिलेक्ट करती हैं कि कौन से उनके ग्राउंड लेवल पर कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पर सबसे फेमस है, और उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रिक्ट के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है, और उस प्रोडक्ट को ODOP प्रोग्राम में जो है वो आगे प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली PPVFRA की जो जजमेंट थी उनकी पेप्सिको इंडिया के अगेंस्ट, उसको अपहोल्ड ही किया है। उन्होंने कहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन जो पेप्सिको इंडिया को मिली हुई थी एक पोटैटो वैरायटी को डेवलप करके बेचने की, उसको उन्होंने जो है वो रिवोक कर दिया है। क्योंकि पेप्सिको इंडिया ने क्या कहा था, इस केस के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो पेप्सिको इंडिया ने कहा था कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं उस एरिया में, दिल्ली के एरिया में, जो पोटैटो उगा रहे थे, तो वो वैरायटी पेप्सिको इंडिया ने बोला कि वो हमने डेवलप करवाई है, और उसके पास हम उस वैरायटी का हमारे पास IPR है, और जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसकी IP है। तो वो फार्मर्स को के ऊपर जो है पेप्सिको ने केस किया था कि वो ऐसे इस वैरायटी के पोटैटो नहीं उगा सकते, क्योंकि हम इसका यूज़ करते हैं, और हमने इस पर रिसर्च करके इस वैरायटी को डेवलप किया है। और उन्होंने जो है फार्मर्स के ऊपर जो है वो क्लेम भी किया था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है वो एक तरह से रिवोक कर दिया है पेप्सिको इंडिया के, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। तो ये PPVFRA है क्या? स्टेचुटरी बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है, और ये एक इफेक्टिव सिस्टम बनाकर दे रही है जिससे कि प्रोटेक्शन प्लांट वैरायटीज़ की भी की जा सके, फार्मर्स के राइट्स और प्लांट ब्रीडर्स के राइट्स को भी सिक्योर रखा जा सके। ठीक है, तो कमर्शियल प्लांट ब्रीडर्स जो है उनके भी राइट्स को सिक्योर करती है ये, और फार्मर्स जो है प्लांट ब्रीडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं उनके भी राइट्स को सिक्योर करती है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं इस अथॉरिटी के। इस अथॉरिटी में 15 मेंबर्स सेपरेटली भी होते हैं, जैसे कि 8 उसमें से जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, कई डिपार्टमेंट्स के मिनिस्ट्रीज़ के जो है सेक्रेटरीज़, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स। जो इसके रजिस्ट्रार जनरल होते हैं वो भी एक्स ऑफिशियो जो है वो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं अथॉरिटी के। अब इसके फंक्शंस अगर हम देखें तो कोई न्यू प्लांट वैरायटी आई है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना, जो है कुछ वैरायटीज़ जो हैं उनकी कैटलॉगिंग करना कि कौन से वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो हैं अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये सब जो है काम ये एक तरह से नेशनल जीन बैंक का भी काम करता है, ये नेशनल रजिस्टर ऑफ प्लांट वैरायटीज़ का भी काम करता है। तो ये PPVFRA के जो है ये कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, तो PPVFRA, यस। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यू व्हीट वैरायटी। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली लुधियाना बेस्ड इंस्टीट्यूशन ने एक न्यू व्हीट वैरायटी जो है वो बनाई है, जिसमें कि हाई एमिलोस स्टार्च कंटेंट है, मतलब रेजिस्टेंट स्टार्च है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है रिलीज़ करेगा।
ठीक है। तो ये सबसे अच्छा है ना डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, कि उनकी बॉडी में धीरे धीरे जो है ये ग्लूकोज रिलीज़ हो, ताकि उनकी जो है शुगर का जो लेवल है वो एकदम से ना बढ़े। तो ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ और डायबिटीज़ पेशेंट दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो डायबिटीज़ तो आपको पता ही है, ह्यूमन बॉडी जो है इंसुलिन सही से यूज़ नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल लेवल पे मेंटेन नहीं हो पाते हैं, और जो है उसकी वजह से जो है ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है। तो ग्लाइकेमिक इंडेक्स क्या होता है? अब ये जो पर्टिकुलर व्हीट वैरायटी है, इसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ही कम है। मतलब कि अ, अगर आप इसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स बहुत हाई हो, हाई में मतलब क्या होगा कि जैसे ही आपने खाना खाया, उसके बहुत ही जल्दी से आपकी बॉडी में वो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो तेज़ी से बढ़ गया। लेकिन अगर ग्लाइकेमिक इंडेक्स कम है, तो धीरे धीरे जो है वो शुगर रिलीज़ होगी बॉडी में, और उसकी वजह से जो है आपके शुगर का लेवल स्पाइक नहीं होगा बॉडी में। तो ये डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए अच्छा होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूएस ने डिसाइड किया है कि वो यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब्स सप्लाई करेंगे, लेकिन ये जो है डिसीजन, इसकी वजह से इवन यूएस के कुछ अलाइज भी जो है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब जो है वो बैन है एक तरह से। तो ये एक ऐसा वेपन होता है जिसमें कि स्मॉल बॉम्ब जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं एक लार्ज एरिया में, और वो इकट्ठे भी फट सकते हैं और कई बार नहीं भी फटते हैं। ठीक है। तो मतलब आपने एक ऐसा वेपन फेंका, ऐसा एक मिसाइल समझ लो फेंका, जिसमें से बहुत सारे छोटे 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 बॉम्ब जो है वो फैल गए, और वो सब जो है वो ब्लास्ट होंगे, तो उससे कितना ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शन होगा। इसको एयर से भी फेंका जा सकता है, या फायर किया जा सकता है, या ग्राउंड या फिर सी से भी। तो ये ग्रेव थ्रेट जो है वो पूरे की पूरे उस विसिनिटी को जो है वो पोज करते हैं, उससे जो है डेथ और सिवियर इंजरीज हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर वो उस टाइम पर ना डेटोनेट हुए, तो वो कई बार कई सालों बाद या कई महीनों बाद जाकर डेटोनेट होते हैं, और वो जो है जब वो वॉर ख़त्म भी हो गई होगी, उसके कई सालों बाद जाकर वो डेटोनेट होंगे, तो जो है लोगों को ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। इसीलिए जो यूज़ ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स है उसको इंटरनेशनली कंडेम किया जाता है। अब देखो हिपोक्रेसी जो है कितनी ज़्यादा है, कि यूएस ने जब सूडान और सीरिया में जब वॉर हो रहा था, तब जो है रशिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि आप क्लस्टर बॉम्ब्स यूज़ कर रहे हो, जो कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। लेकिन अब खुद ही क्लस्टर बॉम्ब जो है यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं अगेंस्ट रशिया। ठीक है। तो कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस क्या है? तो इसको डबलिन में 2008 में अडॉप्ट किया गया था। ये प्रोहिबिट करता है कि किसी भी तरह का यूज़, स्टॉक पाइलिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसफ़र जो है क्लस्टर म्यूनिशंस का नहीं होना चाहिए। ये कन्वेंशन बाइंडिंग है इंटरनेशनल लॉ में, लेकिन ऑफ कोर्स यूएस तो किसी लॉ को मानता नहीं है। तो अभी तक 123 स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया है, लेकिन याद रखो इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, क्वाड कॉप्टर्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मणिपुर में ये देखा है कि मीती और कुकी दोनों फैक्शंस जो है क्वाड कॉप्टर्स का यूज इस्तेमाल कर रही थी, ताकि अपने ओपोनेंट्स को ट्रैक और टारगेट किया जा सके। तो क्वाड कॉप्टर्स एक काइंड ऑफ यूएवी या ड्रोन्स हैं जिसमें 4 रोटर्स होते हैं। ठीक है, 4 आपके जो है वो इसमें पंखे होते हैं एक तरह से, जिसको आप कहते हो। तो और इसको मैनुअली कंट्रोल किया जाता है, और ये ऑटोनोमस भी हो सकता है। ये एक एरियल व्हीकल होता है जो मल्टी कॉप्टर या मल्टी रोटर जो है क्लास को बिलोंग करता है। आपको प्रिंसिपल समझने की ज़रूरत तो नहीं है कि कैसे वर्क करता है, क्योंकि इतना डीप क्वेश्चन आपसे नहीं कभी पूछा जाएगा। बट आप उसको आपको इसकी एप्लीकेशंस पता होने चाहिए। खासकर ये सर्वेलेंस के लिए, एरियल फोटोग्राफी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर हम देखें तो। और कई बार जो है वेपन सप्लाई करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए, लैंड सर्वे करने के लिए, क्रॉप असेसमेंट करने के लिए, वेदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ये सब चीज़ों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is e-auctions by FCI. This topic is important for your governance section. So recently, you know that central government has discontinued the sale of rice to states, and instead, of course, in the open market sale scheme of the FCI, and instead, it has asked the Food Corporation of India to conduct e-auctions of these rice and wheat, that is the food grains. And when the FCI started these e-auctions, there were not many buyers for this auction because FCI received bids for only 170 metric tons, despite 3.86 lakh metric tons of rice was made available through this auctions. So first of all, you need to know what is FCI. It is a statutory body under the Ministry of Consumer Affairs. And now let us see what is e-auctions. So it is being conducted under the open market sales scheme, and FCI is doing it
to enhance the supply of food grains in the market so as to moderate the prices of these food grains and to control inflation, especially in the areas where there is deficit of these food grains. In June 2023, the government directed this FCI that these e-auctions of wheat and rice must be conducted as part of market intervention to control the price of wheat and rice. And earlier, the states were allowed to participate in such auctions, but now, since June 2023, the states have been disallowed to participate in it because the central government is saying that we are already providing you food grains under the National Food Security Act, and we are giving 80 crore beneficiaries the food grains, and what more do you need? Okay, that's why they're also saying that it has been seen that certain big private traders start auctions, and they either sell it to the state government or they keep it with themselves, especially the big private players, and they start hoarding these grains to create artificial inflation. Okay, so that's why a wheat stock monitoring system has been made mandatory to control the hoarding of wheat and to identify the genuine processors and traders. So only private players can participate in such auctions, and the state governments are not eligible to participate in it. And these private players also cannot sell these grains to later on to state governments. The maximum quantity that a buyer can buy has been made limited to 100 metric tons in this e-auction, so that nobody can hoard these grains. Similarly, to accommodate small wheat processors and traders, the minimum quantity has been kept to 10 metric tons. And the bidding has been made limited to the local buyers so that not big players, no big players can participate in it, and ensure that the farmers get the ensure that the consumers get the right price. Okay, by avoiding this hoarding. So this all controversy emerged from the Karnataka government's Annabhagya scheme, when the before 2023, June 2023, Karnataka government had sought 2.28 lakh metric tons from FCI so that they can provide 10 kg food grains per person per month to all BPL families free of cost under the Annabhagya scheme. Initially, the FCI agreed that they would be supplying 2.2 lakh metric tons, but when the Union Ministry of Consumer Affairs decided that FCI would not be selling grains to state governments, FCI cancelled that order. Okay. So the next topic is Forest Conservation Amendment Bill of 2023. This topic is important for our environment section. So a parliamentary committee which was set up to examine the proposed amendments to the Forest Conservation Act of 1980 has endorsed this amendment bill in entirety. So you know that Indian Forest Act 1927 was framed to manage timber and other forest resources, and it provides for state governments to notify any forest land which they own as reserved or protected forests. So Forest Conservation Act was enacted to prevent large scale deforestation. Now the standing committee is saying that because of several reasons like industry demands, agriculture demand for forest produce, this pressure on forest land is increasing, and that's why we need an amendment to the bill or amendment to the act, and include and exclude certain areas of forest land from the purview of this act. So what are the key features of this amendment bill? So as per the bill, there are two types of land which will be under the purview of the act. First, of course, are all those lands which have been declared or notified as a forest under the Indian Forest Act already. And second is that type of land which has not been covered in the first category, but it has been notified as a forest after 25th October 1980. Okay, why that period? Because the Forest Conservation Act 1980 came on this very day. So the bill also exempts certain types of land, like forest lands which is along a rail line or a public road which is maintained by the government, to be exempted from these provisions. If the state government wants to divert the forest land into for non-forest purposes, it can do so only to an entity which is not owned or controlled by government, but which is not owned or controlled by government. But now this bill is saying that this condition will be extended to all entities irrespective if it is owned or controlled by government or not. Okay, so
certain activities have been permitted in forest land, like if you are doing if you are growing or you are cultivating horticulture crops, or you are you are adding certain activities like zoo and safari under the Wildlife Protection Act, and if it is also owned by the government or any other authority in forest area. Of course, it will not be permitted in the protected areas, but for other purposes, forest land can be diverted into the non-forest land for ecotourism facilities, silviculture operations, etc. Also, forest land can be diverted into non-forest purposes. So, what are the positive takeaways from this amendment bill? Of course, now the bill is specifying where the act applies and where it does not. Also, it encourages the practices like cultivation of horticulture crops, and it is also these amendments would also remove the 1980 Act's restrictions on creating infrastructure. Now, those infrastructure which is important for national security and creation of livelihood opportunities for the local people would be made possible. So this is also a criticism of the amendment bill. So the critics are saying that the Supreme Court's 1996 judgment in the Godavarman case has been diluted, but the Environment Ministry is refusing that. We have rather strengthened this judgment provisions. We have rather extended protection to wide tract of forests, and the bill has also invited opposition from northeastern states, whereby they are saying that vast tract of forest land would now be unilaterally taken away in the name of national security or for defense purposes. So, of course, there is a need to balance forest conservation and economic activities. So, certain activities which can be allowed in the forest, like which are meant for conservation management of forest and wildlife, should be there, and even these activities like silviculture operations, safaris, and ecotourism facilities can be allowed, but we need to have a balance between economic development and conservation of forests. Okay, so that's why the central government must take every approval on a case by case basis, so that the balance should not be disturbed, and there should not be a blanket exemption. Okay, so the next topic is performance grading index for districts. This topic is important for your governance section. Recently, Department of School Education and Literacy has released the performance grading index for districts, and this basically assesses the performance of school education system at the district level, and it is based upon the success of state performance grading index. And now there will be 83 indicators, and the data will be filled by the districts through online portal. The highest grades are called the Daksh, which is of course more than 90% grades, and the lowest grade is called Akanshi 3, which is basically for scores up to 10% of the total points. So the next topic is ODOP program, that is the One District One Product program. This topic is important for our economy section. So ODOP program under the DPIIT have collaborated with an e-commerce player called Groyo, so that they can onboard aggregators who are selling ODOP identified products on its platform. So ODOP, that was launched by Ministry of Food Processing Industries in 2018, and the aim is to turn every district in India into an export hub. And the ODOP has identified a total of 1102 products from 761 districts across the country, and the initiative is being carried out with the districts as export hub initiative. Okay, so what is this process? So under this process, under the ODOP initiative, all products have been selected by states and UTs by taking into consideration the existing ecosystem on the ground, and now after onboarding those products, they are being sold as GI tag products also. Okay, so the next topic is protection of plant varieties and farmers' rights authority. This topic is important for your economy section and also for your environment section. So Delhi High Court has recently upheld an order by the PPVFRA, which has revoked the intellectual property protection granted to PepsiCo India with respect to a potato variety developed by it. So like I was telling you earlier, there is a case where PepsiCo has sued certain farmers in that region nearby Delhi, because they were growing a particular form of potato which was actually researched and developed by PepsiCo India
related affiliated farmers and researchers, and they are this PepsiCo is saying that how can these farmers grow these potatoes, because we have spent our money in on research to develop this variety so that we can use it in only our products. But in the interest of farmers, the PPVFRA revoked this intellectual property protection given to PepsiCo India, and now the Delhi High Court has also upheld that order. So, what is PPVFRA? It's a statutory body which works under the Department of Agriculture, and it provides for the establishment of effective system so that protection of plant varieties, rights of farmers, and plant breeders can be done. So, it recognizes the contribution of both commercial plant breeders and also the farmers. So, the chairperson is the chief executive of this authority, and the authority has a separate 15 members also. Some of them, of course, are ex officio members who are representing several departments, ministries, uh, state governments, etc. Registrar General is the ex officio member secretary of the authority. And this PPVFRA, it registers new plant varieties. It maintains the National Register of Plant Varieties also. It maintains the National Gene Bank. It recognizes and rewards farmers for which are engaged in conservation and improvement of plant varieties. It also it also compulsorily catalogs these new and all variety of plants. Okay, so these are certain functions of this authority. So the next topic is new wheat variety. This topic is important for our environment section. So Ludhiana based institution has developed a new variety of wheat called PBWRS1, which contains high amylase starch content, which is basically resistant starch, which would not cause an immediate spike in glucose levels in the body. So this is of course beneficial for those people who are suffering from diabetes, because food which is prepared from this whole grain flour will have lower glycemic index, and this is beneficial for type 2 diabetes people. So glycemic index basically means how quickly the food that affects your blood sugar level. If it is slowly moving in that direction, or if it is slowly releasing the sugar levels, then of course it is beneficial for people who are having diabetes. Okay, so the next topic is cluster bombs. This topic is important for the security section. Recently, the US has decided to supply Ukraine with cluster bombs, and it has caused concern among certain US allies. A cluster bomb is a type of weapon which is designed to disperse smaller bombs over a larger area. So it can be dropped from air, fired from ground or sea, and it poses a grave threat to anyone in that vicinity, because it is not just one missile, but it is several cluster bombs which spread into that entire area, and they detonate. Okay, if some even bombs fail to detonate immediately, so they leave behind that area, and it can basically harm or kill people years to come. They may detonate later on in life. Okay, even when the war has stopped, these leftover bombs can stay there and they can detonate later. Okay, that's why it has been widely condemned internationally. Over 100 countries have ratified the Convention on Cluster Munitions, which was adopted in 2008 in Dublin, that is in Ireland, and it prohibits all use, stockpiling, production, and transfer of cluster munitions. It became a binding international law, and it came into force in 2010. So 123 states have joined that convention, but India is not a signatory to it. Okay, so the next topic is quadcopters. This topic is again important for your security section. So security forces in Manipur have found that both Meitei and Kuki factions were using quadcopters to track and target their opponents in certain areas of the state. So what are quadcopters? They are UAVs or drones with four rotors, and they can be manually controlled or even they can be autonomous, and they belong to a more general class of aerial vehicles which are called multicopter or multirotor. You do not need to understand the principle how this quadcopters works, but for those who are interested in reading it, they can read it. So apart from of course reconnaissance and surveillance role, it is even ideal for aerial photography, and it is also generally used for delivery of certain weapons or any other thing, like land surveys, crop assessment, or even weather broadcasting. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.